तमाम तरह से चुनाव को मुद्दों से हटा के और धार्मिक मामलों पर लाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ से जिस तरह से नबी के शान में जो है अपमानजनक शब्द कहे गए, उनको जो है अपमानित करने का प्रयास किया गया और उसके बाद एक नफरत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। ये आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम नहीं करते। मैंने तो मुंबई में मैं एक दिन गया, चुनाव के दौरान पता लगा सारे टोल फ्री कर दिए हैं। ये अभी तो टोल फ्री करे हैं, ये दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, टैक्स बढ़ा के ये सारा पैसा आपकी खाल से निकालने का काम ये सरकार में बैठे लोग करेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। यहाँ पे कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ 1000 रुपए का सिलेंडर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं तो बस आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ और उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब को आज इस महत्वपूर्ण दिन पे याद करता हूँ। अंकुश जो मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और जब जब किसी भी कमजोर को या किसी भी परेशान को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने दिन रात नहीं देखी, उन्होंने आपकी ताकत बनने का काम किया, आपकी परेशानियों को खत्म कराने में जो भी उनका योगदान हो सकता था वो योगदान देने का काम किया। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ रानी का बेटा ही राजा नहीं बनता। यहाँ पैसे वाले उद्योगपति या माफियाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ यहाँ गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और जब ये वोट का अधिकार दिलाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चर्चा हुई तो यहाँ के पैसे वाले लोग तैयार नहीं थे कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिल जाए। कोई कहता था कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लोग लगान देते हैं, कोई कहता था उनको मिलना चाहिए जो व्यापारी हैं, कोई कहता उनको मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब चंद लोग फैसला करेंगे लोकतंत्र में, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र तब असली लोकतंत्र होगा जब अंतिम व्यक्ति फैसला करेगा कि उनके क्षेत्र में बेहतर से बेहतर उम्मीदवार कौन होगा और वो किसको वोट देके कामयाब बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा और मैंने इतिहास पढ़ा है कि आजादी से पहले जहां राजशाही थी और रानी का बेटा पैदा होते उसके माथे पे लिखा जाता था कि ये राज करेगा। बाबा साहब ने उस पूरी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया और हमारी उंगली में इतनी ताकत दे दी कि हम अपनी उंगली के बलबूते चाहे जिसको कुर्सी में बिठा दे और चाहे जिसको कुर्सी से पटक दे। आपने लंबे समय से कभी किसी को और कभी किसी को मौका दिया, उन्होंने मौका लिया और अपने अपने परिवार के बारे में सोचा और जब उनको मौका मिला तो आप तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ती गई। जिस तरह देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह नफरत धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बढ़ रही है, जिस तरह लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और ये एक सोची समझी रणनीति है कि लोगों को डराओ और उनके वोट को अपने खेमे में ले आओ और जनता भी डरकर वोट देने का काम करती है, जबकि वोट हमारा हथियार है। और वोट ये बात तय करके देना चाहिए कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारी आवाज बनेगा नहीं बनेगा, हमारी समस्या का हल करेगा नहीं करेगा, हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। आप महसूस करके देखो, बिजली के दाम से लेके और चाहे अच्छे स्कूल बनाने का मामला हो, चाहे अच्छे कॉलेज बनाने का मामला हो, चाहे अच्छे हॉस्पिटल बनाने का मामला हो,
चाहे अच्छी सड़कें बनाने का मामला हो या किसी और तरीके से आम जनता के दुख दूर करने का मामला हो, सारे काम की जिम्मेदारी सरकारों की है और जनता वोट देती है और फिर उम्मीद करती है कि सरकार उनके लिए काम करेगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जिनको आप वोट देते हो वो चुनाव में तो दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल दिखाई नहीं देते, फिर आप उनको ढूंढते फिरते हो। लोकतंत्र में तो आप अपनी वोट से अपनी ताकत देके अपने लिए काम करने वाले व्यक्ति को चुनते हो, मगर जिनको आप वोट देते हो उनको ये लगता है कि अब वो मालिक हो गए हैं, पहले कोई और मालिक था, अब हम मालिक बन गए हैं, जनता बेवकूफ है, जनता को हमने ठग लिया है, अब ये ठगी बंद करने का समय आ गया है। क्योंकि आपके बीच में एक बहुत ही शानदार काम करने वाला और लोगों के दुख सुख का साथी मेरा छोटा भाई अंकुश कोचे यहाँ मैदान में है। और जहाँ एक तरफ बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धरना से, बड़े बड़े ताकतवर लोग मैदान में है, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के भाई अंकुश ने भी तय किया है कि वो इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, इस क्षेत्र का बेटा बनके इस क्षेत्र की समस्याओं का हल करेंगे। और मैं तो महाराष्ट्र को सुनता हूं, रोजगार की बात होना हो, महंगाई पे लगाम की बात होना हो, लेकिन यहां से जैसे चुनाव की शुरुआत हुई थी तो यहां बांटने की, डराने की और तमाम तरह से चुनाव को मुद्दों से हटा के और धार्मिक मामलों पर लाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। और मैंने ये भी देखा कि यहां से जिस तरह से नबी के शान में जो है अपमानजनक शब्द कहे गए, उनको जो है अपमानित करने का प्रयास किया गया और उसके बाद एक नफरत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। ये आप अगर नहीं समझे हो तो समझ लो, ये मिली जुली सोची समझी साजिश है कि जब वो कुछ कहेंगे तो इधर से भी गुस्से में कोई कुछ कहेगा और जनता का ध्यान मुद्दों से हट जाएगा। ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट तय करेगा कि अगले 5 साल आपकी बस्तियों में क्या होगा, आपके यहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेंगे नहीं बनेंगे, आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो समस्याएं आपके क्षेत्रों की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो या कानून व्यवस्था अच्छी करने की हो, इनका हल होगा नहीं होगा। मैं तो दिल्ली में हूँ पार्लियामेंट में, और जब भी चाहे महाराष्ट्र से जुड़ा मामला हो, चाहे झारखंड से जुड़ा मामला हो, चाहे कर्नाटक का जुड़ा मामला हो या देश में कहीं भी किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी, आम जनता से जुड़ा मामला हो, जो भी मेरी जानकारी में आता है मैं उनकी आवाज उठाने का काम करता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हों जो असेंबली में आपकी आवाज उठा के आपकी समस्याओं को हल कराने का काम करें। मुझे नहीं पता कि आप अपनी असेंबली सुनते हो नहीं सुनते हो। अगर आप सुनते हो तो आप सोचो कि जिसको आपने पिछली बार एमएलए बनाया था वोट देके, क्या 5 बार आपने उसको अपनी असेंबली में आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाते सुना? क्या आपने 5 बार उसको आपके क्षेत्र में तरक्की करने के लिए और उद्योग धंधे लगा के रोजगार देने के लिए सुना? मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, और ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इसके पीछे असली मकसद ये है कि आप अपनी वोट का सही प्रयोग न कर पाओ, क्योंकि जब आप रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हो तो फिर आप सिर्फ वोट देने के लिए नहीं आते, इतनी जागरूकता नहीं है। ये सोची समझी साजिश है पैसे वाले लोगों की। उन्होंने सिस्टम इसलिए बनाया है कि पैसे वाले राज करते रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि अब तो आप समझदार हो गए हैं, अब तो अपने वोट की वैल्यू समझने लगे हैं, अब तो आप गुमराह नहीं होने वाले हैं। मेरी बहुत सी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, इनके मन में भी बहुत से सपने होंगे और ये भी सोचती होंगी कि इनके जीवन में भी बदलाव होगा। मैं तो ये समझता हूँ बदलाव का एकमात्र तरीका वो है कि जिससे आप 5 साल में एक बार आपको अवसर मिलता है कि उस 5 साल में जितना मत का प्रयोग करने जाते हो उस मत से क्या तो शक्ति का निर्माण करो, क्योंकि वोट 2 धारी तलवार है। अगर आपने अपनी समस्या के हल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दी तो आपकी समस्या का हल होगा, और अगर आपने लापरवाही में किसी और को दे दी तो फिर आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए जब मैं वहां से चल के यहाँ आया हूँ तो ये उम्मीद लेके आया हूँ और ये विश्वास दिलाने आया हूँ
कि भाई अंकुश आपका बेटा उनके क्षेत्र की सेवा करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद उन्हें मिला और आपने उनको ताकत दी तो मैं लिख के देता हूं कि फिर किसी दूसरे नेता की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरे चंद्रशेखर आजाद बन के यहाँ आपकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। मैं तो ये मानता हूं, चींटी चींटी के पीछे चलती है, भेड़ भेड़ के पीछे चलती है। चींटी चींटी के पीछे चलती है, भेड़ भेड़ के पीछे चलती है। और अगर हम पढ़ लिख के अम्बेडकरवादी बन गए हैं और अपने साथियों के साथ नहीं चलेंगे तो शक्ति का निर्माण कैसे होगा? और बिना शक्ति के निर्माण के आप कैसे बदलाव करोगे अपनी जिंदगी में? 300-400 रुपए की मजदूरी से जीवन बदलने वाला नहीं है साथियों। आपको ताकत बनानी पड़ेगी। चाहे तो ठगे जाने के ठग के इस तरह ठगे जा रहे हो, ठगे जाने के बाद बना लेना, या फिर आपको मौका आ गया है कि आप इस बार अपनी ताकत बना लो। और ये ताकत बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वोट करोड़ों रुपए से कीमती है। ये वोट तकदीर बदलने वाली है। ये वोट आपके बच्चों को और आपके भविष्य के निर्माण को ताकत देने वाली है। ये वोट आपकी बात को असेंबली तक पहुंचाने वाली ताकत है। आप लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर असेंबली में नहीं जा सकते। आप अपना नुमाइंदा चुन के भेजते हो जिसमें आप ये भरोसा करते हो कि वो आपकी आवाज बनने का काम करेगा। और यही लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र की वजह से आज देश के प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय संविधान को नतमस्तक होते हैं और संविधान की जय जयकार करते हैं। जबकि आप अपने ये भी जानते हैं कि कभी इन लोगों ने संविधान का सम्मान नहीं किया और हमेशा संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया और लगातार निजीकरण करके आपके आरक्षण को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया और आपके बच्चों के सपनों को भी खत्म करने का काम किया। मैंने तो सरकार को यहां देखा कि सरकार ने एक योजना चलाई है बहन योजना के नाम से, जिसमें वो सीधे पैसे दे रहे हैं। हमने तो गांव में सुना था कि पहले चुनाव से कुछ दिन पहले पैसे वाले लोग आते थे और आपकी बस्तियों में आके वोट खरीदने के लिए नोट देते थे। वोट खरीदने के लिए नोट देते थे और उस नोट के आधार पर आपसे कहते थे कि ये नोट आप रख लो और वोट हमें दे देना। जनता भोली वाली थी, वोट दे देती थी और नोट रख लेती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ये जितनी स्कीमें चल रही है, ये सारी स्कीमें आपकी वोट को खरीदने के लिए है। ये आपके हितैषी लोग नहीं है। अगर ये आपके हितैषी होते तो 5 साल में स्कीम चला के आपको लाभ देने का काम करते। चुनाव के समय आपके खातों में पैसे डाल के आपकी कीमती वोट को लेकर आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम नहीं करते। मैंने तो मुंबई में मैं एक दिन गया, चुनाव के दौरान पता लगा सारे टोल फ्री कर दिए। ये अभी तो टोल फ्री करे हैं, ये दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, टैक्स बढ़ा के ये सारा पैसा आपकी खाल से निकालने का काम ये सरकार में बैठे लोग करेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। यहाँ पे कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां 1000 रुपए का सिलेंडर भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं तो बस आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपको समझदारी से काम लेना है और अपनी ताकत बढ़ानी है। और ताकत तब बनेगी जब नेता आपकी पहुंच के अंदर होगा, नेता आपके करीब होगा। नेता को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिसको आप वोट देते हो वो आपकी समस्या पे आपके एक आवाज में खड़ा मिलेगा। मैं नहीं मानता कि अंकुश के परिवार में कोई पहले नेता रहे होंगे। जहां तक मैं जानता हूं ये पहला आदमी अपने परिवार से, एक गरीब का बेटा जिसने हिम्मत जुटाई है। तो हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम इनके हाथों को मजबूत करें और इनको इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का मौका दें। और धीरे धीरे जब आप समझदारी से इस काम को आगे बढ़ाओगे तो मेरा विश्वास है कि आज जो संख्या है आने वाले 7-8 दिन में इससे कई गुना संख्या बढ़ जाएगी। और मेरा छोटा भाई अंकुश यहीं से आपके वोटों से विधानसभा में चुन के जाएगा। हमारे यहाँ एमएलए कहते हैं, आपके यहाँ आमदार कहते हैं। तो मैं आपसे बस ये कहने आया हूँ, अभी हम आ रहे थे तो टोल में वो पूछता है कि कौन बैठे हैं। हमारे साथी कहते थे कि सांसद जी बैठे हैं। मैंने उनको कहा कि सांसद जी नहीं मानते, यहाँ खासदार मानते हैं। आप इनको बता दो कि खासदार बैठे हैं तो इनको समझ में आ जाएगा
कि कौन बैठा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपने संघर्ष से इस चेहरे को इतना कामयाब बनाया है कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कौन है। चंद्रशेखर आजाद आपकी अपनी आवाज है जो दुल जाति के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है और जो बिकाऊ नहीं है, जो टिकाऊ है, जो देश के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखती है और देश के हर एक नागरिक के साथ साथ देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने की ताकत भी रखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई अंकुश सिंह के साथ साथ यहाँ नरेंद्र ढोणे जी जो हिंगाना विधानसभा से और प्रशांत बंसोड़ जी, ये भी मेरे छोटे भाई हैं, ये भी बहुत मेहनती हैं। मैंने इनसे भी आग्रह किया था कि समय कम है, आप सब लोग वहीं आ जाना, वहीं मैं आपके लिए अपील कर दूंगा। ये कामठी विधानसभा से और सचिन कुमारे दक्षिण नागपुर से, अमित भीमटे चिमूर से, चेतन नवासा आर मोरी से, प्रमोद रावत दिर्गे से और मारुति बसमे पुसद विधानसभा से और देवानंद पाइकराव उमरखेड़ से। आप ये जानते हो, मेरा ये मानना भी है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जब मालिक किसी चीज का निर्णय लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है। मैं ये मानता हूं और आपको भी तय करना है कि आज देश किस ओर जा रहा है, जहां एक तरफ संविधान का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ देश महंगाई और कर्ज के इस भयानक दौर में है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है और कर्ज भी पहले से कई सौ गुना बढ़ गया है। मुझे लगता है अगर सर्वे कराएंगे तो हर व्यक्ति पे 50,000 के लगभग कर्ज बैठेगा। सरकारें कर्ज को हमारे नाम पे लेती है और अपनी तिजोरी भरने का काम करती है। एक एमएलए जो एक योजना में एमएलए रहता है, करोड़पति अरबपति हो जाता है और जनता गरीब की गरीब रह जाती है। हाल तो ये है कि जनता के पास रहने को मकान नहीं है, जबकि भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान सरकार की जिम्मेदारी होगी। अच्छे पानी पीने के लिए अच्छे पानी और रहने के लिए अच्छे मकान और खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा, ये सब सरकार तैयार करके देगी, क्योंकि इसी के लिए हम उनको टैक्स देते हैं। हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल और इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल सरकार बना के देगी, क्योंकि हम उनको टैक्स देते हैं। लेकिन सरकारों ने तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिए हैं। इन प्राइवेट हॉस्पिटल में ना तो गरीब का इलाज होता और ना ही गरीब घुस पाता है। इन प्राइवेट स्कूलों में ना गरीब का बच्चा घुस पाता है, ना गरीब का बच्चा शिक्षा ले पाता है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में केंद्र सरकार से कहा था, अगर वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है तो एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जहां मुख्यमंत्री का बच्चा पढ़ता है वही यहाँ मजदूर का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी जाके बदलाव होगा। आप महसूस करके देखिए, जो सरकार ये कहती है हमने गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, जो सरकार ये कहती है हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाती है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं या विदेशों में कराते हैं और जनता को ये कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये सोचो, अगर सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती और सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा इलाज मिलता तो फिर ये अपने बच्चों का और अपना इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में कराते और अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते। ऐसा तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक प्रथा सरकार ने चलाई थी कि सरकारी स्कूल बंद करके उनका निजीकरण किया जा रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा अमरावती की टीम को कि उन्होंने सरकार की ईंट सेट बजा के उस नियम को, उस कानून को वापस कराने का काम किया और अपनी लड़ाई को, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखा के गए हैं कि हमें अपने हकों की लड़ाई सदन में तो लड़नी है लेकिन सड़क पे भी लड़नी है, उसका प्रयोग करके संविधान की ताकत से सरकार को झुकाने का काम किया। मैं महाराष्ट्र की तरफ देखता हूं तो महिलाओं को देखता हूं कि वो घर चलाने के लिए पुरुषों के बराबर काम करती है।
कभी कभी लगता है कि हम राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। जिस प्रदेश में या देश में बहन बेटियों का अपमान हो, मैं समझता हूं वो सबसे शर्मनाक उस प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए है। लेकिन जनता भूल जाती है। 2-3 महीने सर्वे कहता है कि जनता की याददाश्त रहती है। जहां जिन सरकारों में गरीबों को जुल्म होता हो, गरीबों के घर उजाड़े जाते हो, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाती हो, उन्हीं सरकारों को हम पुणे वोट देकर ताकत देते हैं। मैं पुणे में गया, वहां औद्योगिकरण के नाम पे गरीबों से उनकी बस्ती उजाड़ी गई और उनको पिंजरों में बंद कर दिया गया। मैं अमरावती गया, मैं महाराष्ट्र के मुंबई में गया, जहां जहां गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई, मैं वहां गया और मैंने जाके देखा कि उनके घर छीन के उनको छोटे छोटे डब्बों में बंद कर दिया है। तो उससे एहसास होता है कि सरकार जितना ख्याल उद्योगपतियों का रखती है, पैसे वालों का रखती है, उसमें 1% ख्याल भी आम जनता का नहीं रखती। इसलिए जनता को भी समझदारी से अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए और मेरा विश्वास है कि इस बार आप अपनी एक एक वोट का इस्तेमाल इन निकम्मी सरकारों को सबक सिखाने के लिए और इनके झूठे गठबंधनों को वोट की चोट से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए करोगे और आप अपने बीच के साथियों को ताकत देने का काम करोगे। मेरे पास समय की कमी है, मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, मेरे पास समय की कमी है। मुझे कल फिर प्रचार में लौटना है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं, जनता को फैसला करना है। आप अगर चाहो तो आपके बीच के नौजवान आपके क्षेत्र की सेवा करने के लिए सड़कों पे मैदान में तो है, लेकिन असेंबली में भी आपके आवाज बनने का काम कर सकते हैं अगर आपका सहयोग इनको मिल जाए। और मैं तो विश्वास दिला के कहता हूं कि हम दिल जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं। चुनाव तो आपने बहुत लोगों को जिताए, बहुत लोग MP MLA बनाए, लेकिन शायद उन्होंने कभी आपकी समस्या को समस्या भी नहीं समझा। अगर समस्या समझा होता तो आपकी जिंदगी में बदलाव होता। हम तो दिल जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि आपके दिलों में जगह बना सके और आपके प्यार सहयोग से आपकी गरीबी बेबसी लाचारी की बेड़ियों को काट के, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना, बड़ी बात यह है कि हक अधिकार के साथ जीना, और बड़ी बात यह है कि जो अधिकार संविधान में लिख के दिए हैं उन अधिकारों को प्राप्त करना। मैं तो बस आपसे कहना चाहता हूं, कैसे बचाओगे संविधान जब संविधान के सिपाही आपकी असेंबलियों में नहीं होंगे, आपकी विधानसभा में नहीं होंगे, तो संविधान के खिलाफ जब कोई कानून बनेगा तो आपकी आवाज कौन उठाएगा। अब मौका आ गया है, ये मौका 5 साल में दोबारा आएगा। एक बार चूक जाओगे तो 5 साल तक पछताना पड़ेगा, और इस बार समझदारी दिखा ली तो 5 साल तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिन दफ्तरों में घूमते हो सरकारी, वो अधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पे आएंगे और ये कहा करेंगे कि आपके आमदार अंकुश कोचे जी ने कहा है कि मेरी मां बहनें सरकारी दफ्तरों में लाइन नहीं लगाएंगी, उनको काम तुम्हें घर में आगे करना पड़ेगा, उनकी बस्ती में आगे करना पड़ेगा, उनकी मदद वही आगे करनी पड़ेगी जिसके लिए आज लाइन लगानी पड़ती है। मैं आपका